नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अभी और मसाला बाकी है। हाँ जी, थोड़ी लंबी कहानी है नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। और पिछला जो लेक्चर था जिसमें आप लोगों ने कैसे उसमें ग्रेडियंट बनाया और ग्रेडियंट से एटीपी बनाए, साथ में इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस ले गया, NADPH2 बनाया, ये चीज़ लर्न की हमने, जो NCERT के पेज नंबर 213-14 पर डिस्कशन था, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के नाम से। मैंने पहले भी पेज नंबर बताए, 213-214 पेज की कहानी पहले डिस्कस की है। अब जो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं वही कंटिन्यू चल रहा है। अभी नॉन साइक्लिक प्रोसेस ही चल रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू है। अब जो स्टोरी आ रही है वो NCERT के पेज नंबर 211, 212 से रिलेटेड है। यह स्टोरी आएगी यहां पर नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। क्या कॉन्सेप्ट आएगा उसको पहचानते हैं। यहां सबसे पहले जानना है आपको जरूरी, क्योंकि सारी कहानी यहां रेडॉक्स पोटेंशियल पे चल रही है। पहला डाउट ही बच्चे का ये होता है कि ये रेडॉक्स पोटेंशियल है क्या। एकदम आसान है। रेडॉक्स पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इजीएस्ट वे लिया है मैंने। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है अपने आप को रिड्यूस करने की एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी, यही रेडॉक्स पोटेंशियल है। रेडॉक्स पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी या एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी ज्यादा है। हायर इज द रेडॉक्स पोटेंशियल, more is the ability to receive electrons. I repeat, higher is the redox potential, more is the ability to receive electrons. अब इससे मैंने रिजल्ट निकाला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे जिधर रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, उधर जाएंगे। जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ओर जाएंगे। जैसे मैंने कहा था वो मैं इसके नीचे यहां मेंशन भी कर देता हूं। मैंने कहा हायर इज द रेडॉक्स पोटेंशियल, more is the ability to receive electrons. जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचने की एबिलिटी भी ज्यादा। इसलिए लो रेडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स उधर जाते हैं जिधर रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है। इस कॉन्सेप्ट से किन सवालों के जवाब मिलेंगे। हम कह रहे थे ना पीछे कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चले गए, वहां चले गए। कैसे चले गए? कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कि यहां मन नहीं लग रहा, उधर चले जाओ। सब केमिकल लोचा है, सब केमिकल कहानी है। रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पर यह फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इस रेडॉक्स पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस पर अप्लाई करेंगे। नॉन साइक्लिक प्रोसेस पर अप्लाई करेंगे। ध्यान से एक एक स्टेप को पहचानेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके सामने चलेगा, स्टेप्स को पहचानेंगे। ये मैंने एक रेडॉक्स स्केल बनाई है, रेडॉक्स स्केल। इस स्केल में नीचे की ओर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे जाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा वो ऊपर की ओर लिखे जाएंगे। एक एक स्टेप चलाऊंगा पहली बारी में, ध्यान से देखना है। यहां मैंने मेंशन किया P680, इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स। और यहां मैंने मेंशन किया फियोफाइटिन। लॉजिक लगेगा, ध्यान से समझना है। रेडॉक्स पोटेंशियल में स्केल पर नीचे कौन लिखा है मैंने,
P680। लोअर की साइड मतलब जितना ऊपर लिखा है रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, ऊपर कौन लिखा है, फियोफाइटिन। अभी समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो रेडॉक्स से हाई रेडॉक्स। तो क्या इस परिस्थिति में P680 फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, हाई से लो में इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, लो टू हाई रेडॉक्स जाएंगे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल लॉजिक से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। क्या करना पड़ेगा, अब रोल आएगा लाइट का। जब लाइट पड़ेगी एनर्जी मिलेगी, तो P680 पहले तो था ग्राउंड स्टेट में बिना लाइट एनर्जी के, अब जाएगा लाइट एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट में। और यहां लिखा मैंने P680, ये स्टार बनाया है एक्साइटेड स्टेट दिखाने के लिए। बिना लाइट के थी ग्राउंड स्टेट, अब लाइट से आ गई एक्साइटेड स्टेट, स्टार बनाया है। अब देखो क्या इस एक्साइटेड स्टेट वाले P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल फियोफाइटिन से भी कम हो गया, और ऊपर लिखा है और कम हो गया, रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब अब जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर बिना लाइट के ही इलेक्ट्रॉन चले जाते तो फिर लाइट का रोल क्या होता, फिर फोटोसिंथेसिस थोड़ी होता। तो लाइट क्या कर रहा है, इस फोटो सिस्टम को PS2 को एनर्जी देकर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम कर रहा है। तुरंत आपका सवाल, सर लाइट से रेडॉक्स पोटेंशियल कम कैसे हो गया? एकदम आसान, लाइट एक एनर्जी है। जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से होल्ड होगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा छोड़ के सिस्टम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि उसके स्टेबल होने के बजाय भाग जाने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, लेकिन लाइट एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन के लूज होने के चांस हो गए बजाय होल्ड होने के, और इलेक्ट्रॉन लूज होने के चांस क्रिएट हो जाए। तो इसी को नाम दे दिया गया कि रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी आ गई, एंड दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ P680। रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता कम हो गई एनर्जी के कारण, और इसलिए अब इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट कौन करेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर, जो उससे सटा हुआ था, फियोफाइटिन। आप कहेंगे क्या ये उछल के कहीं जाता है? ना, उछल के कहीं नहीं जाता, ये तो केवल रेडॉक्स स्केल पर दिखाने का तरीका है। ये रिएक्शन सेंटर और इस पर सटा हुआ फियोफाइटिन ऐसे है। जब तक लाइट नहीं थी, रिएक्शन सेंटर फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, लाइट पड़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, उछल के कहीं नहीं जाएगा। ये तो केवल यहां रेडॉक्स स्केल पर दिखाने का तरीका है। P680 इज नॉट जंपिंग, वहीं रहता है। ये तो आप केवल इसका एनर्जी लेवल हाई दिखाने के लिए या रेडॉक्स पोटेंशियल कम दिखाने के लिए इसको बोर्ड पर ऊपर बनाते हैं, रहता वहीं है। ये फियोफाइटिन इसी पर सटा हुआ है। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रखा नहीं था, आगे की कहानी देखो पिछले लेक्चर की। तो फियोफाइटिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए थे? PQ ने, प्लास्टोक्विनोन ने। क्या PQ खाली इलेक्ट्रॉन लेता था? ना, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिए थे? प्रोटॉन। और क्या बनाया था? PQH2। अब PQH2 दोबारा नहीं लिखूंगा, डिटेल दे चुका, अब डायरेक्ट लिखूंगा कि ये प्रोटॉन्स पंप कर दिए गए, कहां चले गए? ल्यूमेन में। कहां से लाए गए थे? स्ट्रोमा से लाए गए थे। और PQ ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए थे? इलेक्ट्रॉन दे दिए थे साइटोक्रोम B6 एंड F को। साइटोक्रोम B6 एंड F से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया था छीनकर? PC, प्लास्टोसाइनिन। PC से ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे? PC ने इलेक्ट्रॉन दिए थे P700 को। PC ने इलेक्ट्रॉन दिए थे P700 को, ये एरो थोड़ा छोटा करूंगा, P700 को इलेक्ट्रॉन दिए। ये इसके एंटीना मॉलिक्यूल। याद करो P700 के लेवल पर फिर से लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? यही कहानी यहां बोलूंगा। फिर FRS कहां है? यहां। P700 की ग्राउंड स्टेट का रेडॉक्स पोटेंशियल नीचे है, मतलब ज्यादा है, हाई है। FRS ऊपर है, रेडॉक्स पोटेंशियल कम है।
अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, एनर्जी चाहिए लाइट की, और लाइट एनर्जी का रोल आ गया, लाइट एनर्जी का रोल आया। अब P700 की ये एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा, ये लिख दी P700 की एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल ऊपर जाकर लिखी है। अब आएंगे इलेक्ट्रॉन FRS के पास, और FRS से किसके पास आए थे, FD, और FD से कौन ले गया था, NADP+, जिसमें 2 प्रोटॉन भी लिए थे, और क्या बना दिया था, NADPH2 बना दिया था। ऐसे प्रोसेस चला था। अब यहां आपको किन किन टेक्निकल पॉइंट्स पर ध्यान देना है, रिपीट करूंगा, आपके सामने बनाया, रिपीट करूंगा प्रोसेस को। अगर लाइट ना हो तो क्या P680 थियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना, क्योंकि P680 का ही रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। लाइट पड़ने पर P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी आएगी, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के खोने की संभावना को बढ़ाता है, और इस कारण से P680 की एक्साइटेड स्टेट क्रिएट होगी। एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी कम है। इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी कम है, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल भी कम है। रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया किससे, प्राइमरी एक्सेप्टर से। नाउ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू थियोफाइटिन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरी सीक्वेंस है, इसमें नेचुरली अगले कंपोनेंट का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। थियोफाइटिन से ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल PQ का, PQ से ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल PQH2 बना, उससे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम B6 एंड F का, उससे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल PC का, उससे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल P700 की ग्राउंड स्टेट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन ले लिए, पर अब आगे कैसे दे, क्योंकि अगला कंपोनेंट तो FRS है, जबकि उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है। कम वाले को तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, तो इसको अपने रेडॉक्स पोटेंशियल में चेंज करना होगा बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यूज हुई, रेडॉक्स पोटेंशियल चेंज हुआ, P700 की एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, और फिर आगे तो आसान है, यही कहानी बता रखी है। अब यहां पर इतना जो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, NCERT कहता है कि P700 से एक ऐसे प्राइमरी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल P700 से ज्यादा है। बच्चा भड़क जाता है, हाँ जी, कुछ फैल जाता है, लेट जाता है, सर ऐसे कैसे, क्या पढ़ना भूल जाता है। उसमें उसने महान अंग्रेजी का उपयोग करके एक शब्द लिखा है, दैट इज इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट की प्रेजेंस में, कहता है रेड लाइट की प्रेजेंस में। रेड ही चाहिए जिसको, बाकी और कोई भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर से भी कर लेगा, पर वो रेड बोल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की प्रेजेंस में, अरे तो भैया लाइट की प्रेजेंस में तो इसका मतलब लाइट पड़ेगी तो एक्साइटेड स्टेट आएगी ना। मतलब अंतर किस बात का है, मेरे डायग्राम में एक्साइटेड स्टेट अलग से दिखाई गई है, NCERT ये हिस्सा छिपा गया, ये हिस्सा छिपा गया, एक्साइटेड स्टेट छिपा ली NCERT ने, तो बच्चा बेचारा समझ ही नहीं पाता कि यार इलेक्ट्रॉन कैसे चले गए। मैंने लिखी है स्पष्ट, मतलब हो क्या रहा है, जब NCERT कहता है कि रिएक्शन सेंटर से की तुलना में प्राइमरी एक्सेप्टर का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, बच्चा डायग्राम देखता है, सर ज्यादा कहां है, कम है। ओ भाई, वो जब कह रहा है ना कि ज्यादा है, तो वो तुलना एक्साइटेड स्टेट से कर रहा है। जब वो कह रहा है कि FRS का रेडॉक्स पोटेंशियल P700 से ज्यादा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब इधर से तुलना नहीं करनी है, एक्साइटेड स्टेट से करनी है। लिखा तो है ना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस होगी तो एक्साइटेड स्टेट आएगी ना। इस प्रकार से चल रहा है यहां पर प्रोसेस। अब और किस बात पर आपको ध्यान देना है, यहां पर इस पूरे डायग्राम में मैंने P680 की जो ग्राउंड स्टेट है वो सबसे नीचे लिखी है, और P700 की जो एक्साइटेड स्टेट है वो सबसे ऊपर लिखी है। ये डायरेक्ट पूछने वाले सवाल हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में किसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा, लिखूंगा थ्योरी में भी दूंगा आगे, किसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा, P680 की ग्राउंड स्टेट। किसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम, P700 की एक्साइटेड स्टेट। फिर
और एनसीईआरटी के उपयोग। एनसीईआरटी ने ये इतना भाग फियोफाइटिन के बाद, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद, यहां से लेकर ये इतने भाग पीसी तक, इसको क्या बोला है? ईटीएस बोला है। क्या बोला है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। खा गया वो इनको, जब एक्सप्लेन कर रहा है ना तो इनको छिपा गया। तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फिर कहता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी बनेंगे। फिर बच्चे का जवाब, सर आपके डायग्राम में तो एटीपी नहीं बन रहे। ओ भाई बन तो रहे हैं, यही प्रोटॉन तो एटीपी बनाएगा। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट एटीपी लिख दिया, मैंने डायरेक्ट एटीपी नहीं लिखा। मैं तो पूरा क्लियर समझा के आया हूं ना कि ग्रेडियंट बना, ग्रेडियंट से एटीपी बने। इसीलिए मेरी कहानी इस डायरेक्शन में चली है कि मैंने तो पहले पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया, और यही ग्रेडियंट से क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, क्लियरिटी एकदम, नो एम्बिग्विटी, एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। जब एनसीईआरटी कहता है ईटीएस तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पीक्यू से लेकर पीसी। जब एनसीईआरटी कहता है ईटीएस ने एटीपी बनाए तो क्या डायरेक्ट एटीपी बना दिए? नहीं, ग्रेडियंट बनाया, और उस ग्रेडियंट से क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। ये कहानी आ गई। और क्या अतिरिक्त पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है? लाइट एनर्जी से एक्साइटेशन हो, ये स्टेप कहलाएंगे अपहिल स्टेप। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपहिल। एनर्जी, मैंने पहले भी कहा है, एनर्जी उपयोग होकर अगर कोई प्रोसेस चलेगा दैट इज कॉल्ड अपहिल। क्योंकि लाइट एनर्जी लग रही है ना इस बदलाव में, दिस स्टेप इज कॉल्ड अपहिल। ये अपहिल है। दो स्टेप है इस प्रोसेस में जो क्या कहलाते हैं? अपहिल। बाकी फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? डाउनहिल है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा है ये पूरा डाउनहिल चल रहा है। इलेक्ट्रॉन तो तभी जाएगा जब पोटेंशियल का अरेंजमेंट लो टू हाई हो। मतलब इस प्रकार से है जैसे पानी हमेशा अगर अपने आप उसको बहना है तो पानी ऊपर से नीचे ही बहेगा। पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं बह सकता। नीचे से ऊपर बहाना है तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर, पंप, डीजल पंप वगैरह कुछ चलाना पड़ेगा जी। नीचे से ऊपर तो अपने आप नहीं बहेगा। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन की है कि ये रेडॉक्स स्केल में लो रेडॉक्स ऊपर लिखा जाता है, हाई रेडॉक्स नीचे। तो इस स्केल में लो से हाई रेडॉक्स की ओर तो इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएगा। आपको उल्टा चलाना है तो पहले एनर्जी लगाकर रेडॉक्स पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन देना है उसके रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी करनी पड़ेगी। ये बात आ रही है समझ में? अब थ्योरी पर आता हूं। यहां पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। ये जो अरेंजमेंट है, फिर इसमें साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाया। ये अरेंजमेंट, नॉन साइक्लिक प्रोसेस का ये अरेंजमेंट जो रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर होता है, ये कहलाता है जेड स्कीम। ये कहलाता है जेड स्कीम, शेप की वजह से जेड जैसा। अब बच्चे फिर अपना सवाल करते हैं, सर जेड कहां? सर ये तो एन कह सकता हूं मैं इसको। भाई आपके और मेरे कहने से नहीं बनेगा। साइंटिस्ट लोग को जेड दिख रहा है तो हमें वही देखना पड़ेगा। अपनी समझ नहीं लगानी है कि सर मुझे जेड नहीं लग रहा है। जेड स्कीम नाम है तो वही रहेगा, हम उसका नामकरण बदल नहीं सकते, वो नहीं चेंज होगा। सो इट रिमेन्स जेड स्कीम। क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट है उनमें से कई सारे तो समझा दिए, एक दो बचे हैं। पहले उसका थ्योरेटिकल पॉइंट लूंगा, फिर वापस इस पर आकर समझाऊंगा। थ्योरेटिकल पॉइंट, नॉन साइक्लिक प्रोसेस मतलब एनसीपी when represented on the basis of redox potential is referred as Z scheme। एक्सप्लेन कर दिया। लाइट एनर्जी डिक्रीजेस रेडॉक्स पोटेंशियल। जब लाइट एनर्जी पड़ेगी फोटो सिस्टम पर तो उसके रेडॉक्स पोटेंशियल को कम करेगी। रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन सेंटर और फोटो सिस्टम, ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है, कोई इनमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। माइनर टेक्निकल डिफरेंस है कि एक्चुअल एक्साइटेशन तो रिएक्शन सेंटर का ही होता है। फोटो सिस्टम भी लिख दिया तो झगड़ा नहीं करना है उससे। As chances of loss of electron increase, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के चांस बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन गेन होना हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के चांस बढ़ गए मतलब लो रेडॉक्स पोटेंशियल। यही कहा है कि लाइट एनर्जी रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी करती है। फिर
Ground state of P680 has higher redox potential, but in presence of light its redox potential is decreased. लाइट की प्रेजेंस में उसका redox potential क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, and then it gives electrons to pheophytin. यही समझा के आया हूं, अभी पीछे देख लो. जब तक लाइट नहीं थी P680 pheophytin को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. बिना लाइट के दे देता तो फिर काहे का फोटोसिंथेसिस दिन रात चलता, फिर तो लाइट की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे बढ़ेगा. तो लाइट ने क्या किया, P680 के रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी की या एक्साइटेड स्टेट को फॉर्म किया लाइट की एनर्जी ने. ऐसे ही इधर भी है, जो उधर ट्रू है वो इधर भी ट्रू है. P700 बिना लाइट के एफआरएस को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता. लाइट पड़ेगी, P700 की एक्साइटेड स्टेट बनेगी, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा. ये पूरे पॉइंट बता दिए इसके थ्योरेटिकल, और कहानी आगे आती है. कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस मतलब पीक्यू से पीसी, पीक्यू साइटोक्रोम B6 एंड F पीसी, ये जो है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको एनसीईआरटी कहता है, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल. पीक्यू से ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम B6 एंड F का, उससे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल पीसी का. तभी तो इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा. लाओ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, क्योंकि उसका अपना रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. तो अगले कंपोनेंट का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वहां तो हमको लाइट देकर बदलाव नहीं कर रहे ना. लाइट इज अगेन यूज्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एक्साइटेशन ऑफ P700. उसी के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे. टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एफआरएस, तभी होगा. एफआरएस की तरफ इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब P700 की एक्साइटेड स्टेट आएगी. देन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ईटीएस इज डाउनहिल, ये बता दिया डायग्राम पर, जो डाउनहिल इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा है. इन जेड स्कीम, ये जो हमने पीछे देखा है डायग्राम, इस जेड स्कीम में मैंने कहा था थ्योरी में भी दूंगा, हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है, जो डायग्राम में सबसे नीचे लिखा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ P680. लोएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है, जो डायग्राम में सबसे ऊपर लिखा है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ P700. एज इट इज याद रखने वाले पॉइंट है, डायग्राम के पॉइंट आ गए. अब और इससे अच्छे पॉइंट भी आएंगे. कहानी इतनी नहीं है, और सब एनसीईआरटी की स्टोरी है. बस ये मैंने एनसीईआरटी से अलग निकाला है ये, लेकिन उसके भी डायग्राम में दिख रहा है. आप ध्यान से देखेंगे तो उसने इस पॉइंट को भी ले रखा है. जो मैंने कहा है वो सब एनसीईआरटी के डायग्राम का ही रिजल्ट लिया है मैंने, नथिंग एक्स्ट्रा. फिर इसके बाद, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली. ये क्रिटिकल पॉइंट लिया एनसीईआरटी ने. साइमल्टेनियसली क्रिटिकल शब्द है. फ्रॉम P680 एंड P700, ये एनसीईआरटी का कमाल है. जब बच्चे को ये प्रोसेस थोड़ा बहुत समझ में आने वाला होता है तो एनसीईआरटी बड़ा बम गिराता है, एकदम न्यस्तो नाबूद कर देता है दिमाग को. कहता है कि P680 और P700 से एक साथ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे. बच्चा डायग्राम देखता है, सर आपने कहा था इधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएंगे, यूं जाएंगे, फिर यहां से एक्साइट होंगे. अब ये क्या कह रहा है, अब एनसीईआरटी कह रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पर लाइट एक साथ पड़ेगी और दोनों से इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होंगे. ऐसा कैसे होगा, हाँ जी ऐसा ही होगा. अब समझना उसको. अब तक तो हम एक एक करके स्टेप चला रहे थे, अब मैं इनको जोड़ के चलाता हूं, खूब ध्यान से देखना. हो क्या रहा है, सुबह के समय जब लाइट पड़ी पत्तियों पर तो दोनों फोटो सिस्टम पर एक साथ लाइट पड़ेगी, PS2 पर भी PS1 पर भी. फिर बच्चे का सवाल, सर PS2 तो अंदर दबा हुआ था. ओ भाई वो तो नैनोमीटर में डिफरेंस है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा. लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो इससे क्या डिफरेंस हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगी इतने में. तो इसका मतलब अप्रेस डोन अप्रेस से इसका कोई मतलब नहीं है, लाइट मिल जाएगी, दोनों को एक साथ मिल जाएगी. जैसे ही सुबह दोनों के ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही सुबह दोनों के ऊपर लाइट पड़ती है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर्स. प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने के लिए लाइट चाहिए नहीं. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये इधर और ये इधर, मतलब इसको मैं कैसे कहता हूं, लाइट मिलते ही एक्साइटेशन, फिर ऐसे डाउनहिल, एक्साइटेशन डाउनहिल, एक्साइटेशन डाउनहिल,
एक्साइटेशन डाउनहिल, दिन भर यही चलता रहेगा। शाम को जब आखिरी लाइट पड़ेगी, बहुत ध्यान से सुनना, शाम को जब आखिरी लाइट पड़ेगी, एक्साइटेशन, अब लाइट गायब, क्या डाउनहिल चल जाएगा? यस, उसको लाइट थोड़ी चाहिए, डाउनहिल। इसका मतलब शाम को आखिरी लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ, एक्साइटेशन एक हो गया, फिर उसके बाद डाउनहिल चला, ये डाउनहिल चला। तो क्या P700 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आए? आ गए। शाम को आखिरी लाइट के बाद P700 को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, पर वो एक्साइट नहीं हो पाते क्योंकि अब लाइट नहीं है, अब लाइट नहीं है। और अब लाइट नहीं है तो ऐसी स्थिति में FRS के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर FRS बिना इलेक्ट्रॉन के रहेगा रात भर, क्योंकि FRS तक इलेक्ट्रॉन बिना लाइट के जाएंगे ही नहीं। फिर आपका सवाल, सर P680 का क्या होगा? दिन भर जब एक्साइटेशन डाउनहिल चल रहा है, तो P700 को तो यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, P680 को कहां से मिल रहे हैं? अरे याद करो, वाटर से। आखिरी एक्साइटेशन हुआ शाम का, P680 ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और फियोफाइटिन को दे दिए। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही, जब इसने इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे दिए, तो ये हर बार क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गए, उन्हीं के पास एनर्जी थी, एनर्जी लॉस्ट तो एक्साइटेशन भी लॉस्ट, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। और हर बार क्या करता है, पानी से को तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेता है, पानी को तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, लाइट, एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन गिवन, बैक टू ग्राउंड स्टेट, लाइट, एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन गिवन, बैक टू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर, एक्साइटेशन, ऐसे चलता है दिन भर। लेकिन शाम को आखिरी लाइट के बाद जब लाइट नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पानी से ले तो लेगा ये, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, याद करो फोटोलाइसिस में यही पढ़ाया था। लेकिन दोबारा एक्साइटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कहां से लाएगा एक्साइटेशन के लिए साधन? तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए ताकि सुबह तुरंत एक्साइटेशन हो चुके। किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? फियोफाइटिन के पास नहीं है, और इधर FRS के पास नहीं था। रात भर कौन इलेक्ट्रॉन के बिना रहता है? प्राइमरी एक्सेप्टर्स, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? लाइट। दूसरे एंगल से चलाकर दिखाता हूं, इधर से, बहुत ध्यान से देखने की चीजें। आखिरी लाइट ने P700 को एक्साइट किया, इसने FRS को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देते ही वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया। ग्राउंड स्टेट पर आते ही किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? PC से, लाओ इलेक्ट्रॉन, मेरा रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है, लाओ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेते ही ये किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? लाओ इलेक्ट्रॉन। ये किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? लाओ इलेक्ट्रॉन। ये किससे मांगेगा? फियोफाइटिन से, लाओ इलेक्ट्रॉन, जो अभी P680 ने इसको दिए थे। ये किससे मांगेगा? P680 से। P680 कहेगा लाइट नहीं है, कैसे इलेक्ट्रॉन दूं? चुप, अब सुबह बात करना। तो फियोफाइटिन इससे मांगेगा तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, तो खाली कौन रहेगा? फियोफाइटिन। ऐसा ही इधर है, NADP प्लस किससे छीन सकता है? FD से। FD किससे छीन सकता है? FRS से। FRS किससे मांग रहा है? P700 से। P700 कह रहा है लाइट नहीं है, सुबह बात करना। इसका मतलब रात भर कौन रहेगा इलेक्ट्रॉन के बिना? रात भर रहेगा इलेक्ट्रॉन के बिना प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन रहेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर। फियोफाइटिन इधर और FRS इधर। ऐसे चल रही है स्टोरी। ये कैसे गायब हो गया? ये मतलब है, ये स्टोरी है, ये थ्योरी में भी मैंने मेंशन किया है। ये आ गया थ्योरी का पॉइंट। ये इसको दोबारा बोलता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम P680 एंड P700। दिन भर यही प्रोसेस चल रहा है। और ये फिर जो आगे मैंने समझाया, इन नाइट टाइम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स रिमेन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन।
रात भर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जरा आसान साधन लेकर देखता हूं। जैसे सपोज पाइप में पानी बह रहा है, क्या यहां से पानी ऊपर अपने आप चला जाएगा? ना, यहां से पानी ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या यहां से पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा? ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार यहां पहुंचने के बाद क्या नीचे आ जाएगा? यस, नीचे अपने आप आ जाएगा। तो दिन भर क्या हो रहा है? दिन भर लाइट है जो एनर्जी लगा रही है। डायग्राम पे ध्यान देना, दिन भर लाइट है जो एनर्जी लगा रही है एक्साइटेशन के लिए। कैसे प्रोसेस चल रहा है? सुबह की पहली लाइट पड़ी, इसके पास अपना पानी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पानी ले रहा हूं। यहां पानी पहले से है रात भर में, और यहां भी है। किसके पास नहीं है? सबसे ऊपर वाली जगह ही खाली रहेगी ना, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। लाइट की एनर्जी पड़ी, ऊपर फ्लो होगा, फिर नीचे डाउन हिल। लाइट की एनर्जी पड़ी, ऊपर फ्लो होगा, डाउन हिल। लाइट की एनर्जी पड़ी, ऊपर फ्लो होगा, डाउन हिल। आखिरी लाइट की एनर्जी पड़ी, ऊपर फ्लो होगा। क्या इसके बाद का डाउन हिल अपने आप हो जाएगा? यस, डाउन हिल अपने आप हो जाएगा। तो ये तो भरेगा ना, इतने हिस्से को तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कौन खाली रहेगा? ये तो यहाँ जो डाउन हिल था वो उसको तो जाएगा, कौन खाली रहेगा? FRS। कौन खाली रहेगा? फियोफाइटिन। इस प्रकार से चलता है। ये कहानी है इसके चलने की। इसलिए एनसीईआरटी सही कहता है कि साइमल्टेनियसली दोनों से एक्साइटेशन होता है। पूरी स्टोरी बता दी, ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया कि कौन रात भर खाली रहेगा। एनसीईआरटी अब मिलाकर पढ़ोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर, मक्खन चलेगा, क्लियर पॉइंट समझ में आएगा। ये सारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस की स्टोरी। अब अगला प्रोसेस आ गया। हाँ जी, नॉन साइक्लिक अब जाकर पूरा हुआ है। अब आ गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नाम से ही क्लियर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज साइक्लिक। कैसे साइक्लिक है? ये इधर आ गया प्रोसेस। अब आसान है, ये उससे आसान है, तुरंत समझ में आता है। इसमें PS1 का रोल है, आपको कहीं PS2 दिखाई नहीं देगा। साइक्लिक प्रोसेस में PS2 का रोल नहीं है। वही कहानी, P700 से इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? FRS को। क्या बिना लाइट के चले जाएंगे? नहीं, पहले लाइट पड़ेगी, P700 से ये अपहिल स्टेप तैयार होगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट तैयार होगी, और तब ये दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ FRS को। वही पुरानी कहानी, FRS किसको देगा? FD को। अब स्टोरी बदलेगी। नॉन साइक्लिक में FD से कौन ले गया था इलेक्ट्रॉन? NADP+। वो नहीं है इसमें। NADP+ के बजाय इलेक्ट्रॉन कौन लेगा FD से? साइटोक्रोम B6। संभलकर, खाली B6 लिखा है, F अलग लिखा है। साइक्लिक प्रोसेस में ये जो साइटोक्रोम वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये दो टुकड़ों में काम करता है। B6 एक हिस्सा में काम करेगा और F अलग काम करेगा। B6 के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन B6 ने किसको दिए? PQ को। PQ की वही कहानी है, इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या लेता है? प्रोटॉन। कहां से? स्ट्रोमा से। कहां पंप कर देता है? ल्यूमेन में। ये गए ल्यूमेन में, वही ग्रेडियंट बना रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम F को। F से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, PC ले गया, और PC से P700 को मिल गए। अब P700 से ही इलेक्ट्रॉन गए थे और वही वापस आ गए, तो हुआ ना साइक्लिक। साइक्लिक चल रहा है। ये क्या क्या नहीं हुआ? NADP+ को कोई इलेक्ट्रॉन दिए नहीं। जब सिस्टम से बाहर इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, तो बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब वाटर नहीं चाहिए, वाटर का रोल नहीं है। वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो O2 भी रिलीज नहीं होगी। यहां बच्चे का टेक्निकल पॉइंट आता है। सर्वो रेडॉक्स पोटेंशियल में
तो B6 एंड F PQ से ज्यादा था, ये इसको इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? जब B6 अकेले काम करता है तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल PQ से कम है, B6 और F मिलकर काम करते हैं तो PQ से ज्यादा है। लेकिन इतना महीन पॉइंट आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर आप मुझसे पूछोगे इसलिए मैंने बोल दिया, आपसे नहीं पूछेगा, कोई कभी नहीं आया। B6 और F दो अलग अलग हिस्सों में यहां पर काम कर रहे हैं, जुड़े हुए भी हैं, वर्किंग सेपरेट हो गई है, वर्किंग सेपरेट हो गई है। यह साइक्लिक प्रोसेस है, एकदम आसान, उससे मच मच ईजियर है, एकदम साफ दिखाई देता है। क्या क्या चीजें याद रखनी है? FD ने NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, NADPH2 नहीं बना, प्रोसेस इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा यस, लेकिन केवल किसके रोल से? PQ के रोल से, पंपिंग से। कोई NADPH फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ। वाटर का यूज हुआ? नो। O2 रिलीज हुई? नो। यही पॉइंट मैं मेंशन करूंगा आगे, क्योंकि इसमें नो वाले सवाल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या नहीं हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर ये आ गया, PH2 नॉट इन्वॉल्व, H2O नॉट यूज्ड, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 नॉट रिलीज्ड, जब वाटर का यूज ही नहीं हुआ तो O2 कहां से रिलीज होगी? NADPH2 नॉट फॉर्म्ड, NADP प्लस का रोल ही नहीं है, NADPH2 कहां से बनेगा? अब NADPH2 नहीं बना, वहां दो रिजल्ट थे ना, अपने दो प्रोडक्ट्स थे, NADPH2 और ATP, तो तुरंत फिर सवाल आता है क्या ATP बनेगा? यस। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड बाय द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ PQ, पंपिंग जो कर रहा है प्रोटॉन्स की, इससे ग्रेडियंट बनेगा, एंड दिस ग्रेडियंट इज यूज्ड फॉर ATP सिंथेसिस। मतलब ATP सिंथेसिस तो साइक्लिक से भी होगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर लगभग एवरेज एक ATP माना जाता है, क्योंकि वही फिर राउंड फिगर वाली बात आ जाएगी ना, एग्जैक्ट 2 से भी नहीं बनता है और एग्जैक्ट 3 से भी नहीं बनता है, लगभग 2.5 के आसपास की एक्चुअल वैल्यू होती है, पर वो ऑन एन एवरेज एक ATP का सिंथेसिस माना जाएगा। अब पॉइंट है कि ये प्रोसेस कहां चल रहा है, थोड़ी पुरानी स्टोरी याद करनी पड़ेगी। कहा था कि स्ट्रोमा लैमेली में केवल PS1 होते हैं, PS2 नहीं होते। इन स्ट्रोमा लैमेली ओनली साइक्लिक प्रोसेस अकर्स, क्योंकि नॉन साइक्लिक तो ये कैसे चलाएगा, इसके पास PS2 है ही नहीं, बिकॉज PS2 एब्सेंट। और PS2 के साथ साथ और क्या एब्सेंट है? एक एंजाइम आया था NADP रिडक्टेज, ये एब्सेंट है। इसका काम था NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करवा के NADPH2 बनाना। जब ये एंजाइम नहीं है तो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? इसका मतलब मैंने किस बात का जवाब दिया है? आप यहां मुझसे पूछेंगे सर ये FD ने NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए क्यों नहीं? मैं कहूंगा बेटा स्ट्रोमा लैमेली में एंजाइम ही नहीं है देने का, तो स्ट्रोमा लैमेली में NADP प्लस आसपास घूमता भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाएगा, तो प्रोसेस कैसा चलेगा? साइक्लिक। क्योंकि जो आखिरी में एंजाइम चाहिए था, या जिसको हमने FNR भी बोला था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, इसी एंजाइम का नाम हम लोगों ने FNR एंजाइम भी बोला था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR या खाली NADP रिडक्टेज। NCERT एक जगह NADP रिडक्टेज लिखता है थ्योरी में, डायग्राम में FNR लिखता है, मैंने दोनों बता दिए। ये तो बात हो गई स्ट्रोमा लैमेली की। आप पूरी इंटेलिजेंस लगाएंगे, अगर होशियारी लगाएंगे तो तुरंत सवाल पैदा करेंगे, सर ये तो स्ट्रोमा लैमेली की स्टोरी होगी, ग्रेना बताओ, ग्रेना में तो एंजाइम था। हाँ जी बताऊंगा उसका। ग्रेना थाइलाकोइड्स मोस्टली क्या चलाते हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस अकर्स ग्रेना में। ये कब साइक्लिक चलाएंगे? बट साइक्लिक में अकर व्हेन पे ध्यान देना है। दो परिस्थितियां हैं, जिनमें से एक की चर्चा तो NCERT ने भी की है, एक मैंने जोड़ा है, पर एकदम आसान है। व्हेन सफिशिएंट NADP प्लस नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलाने के लिए आखिरी में इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया था? NADP प्लस। कहां से आया था? स्ट्रोमा से। अगर स्ट्रोमा में NADP प्लस ही ना हो तो FD किसको इलेक्ट्रॉन देगा? तो मजबूरी में साइक्लिक ही चलाना पड़ेगा। यदि स्ट्रोमा में पर्याप्त NADP प्लस ना होंगे तो ऐसी परिस्थिति में ग्रेना वाले PS1 को भी क्या चलाना पड़ेगा?
साइक्लिक प्रोसेस चलाना पड़ेगा। PS2 को कहना पड़ेगा तुम थोड़ी देर इंतजार करो, ठीक है तुम ग्रेना में प्रेजेंट हो लेकिन तुम्हारी इस समय जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलाना संभव नहीं है। तो PS1 अकेला अपने सिस्टम को यूज करके साइक्लिक प्रोसेस चलाएगा जब तक NADP+ उपलब्ध ना हो जाए। NADP+ मिल गए तो पूरा चलाने लगेगा। फिर ये NCERT का पॉइंट है। रेड लाइट अबव 680 नैनोमीटर इज प्रोवाइडेड। आपने रेड लाइट दी लेकिन 680 नैनोमीटर से ज्यादा, बहुत मेहनत करके आया था इसमें मैं पीछे। रेड लाइट दी 680 नैनोमीटर से ज्यादा, मतलब 690 या 700 नैनोमीटर। कहा था अगर रिएक्शन सेंटर की वैल्यू से ऊपर की लाइट दोगे तो रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज हायर वेवलेंथ मींस लेस एनर्जी, और आपने कम एनर्जी की लाइट दे दी तो एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब P680 इस कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होगा, नॉट एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं चल पाएगा। तो फिर क्या चलेगा? 690 से P700 एक्टिवेट हो जाएगा, यस 700 से भी हो जाएगा। इसका मतलब केवल क्या चल पाएगा? साइक्लिक। केवल क्या चल पाएगा? साइक्लिक। पुरानी स्टोरी याद करना बहुत जरूरी है। रेड ड्रॉप समझाते हुए बहुत मेहनत की थी इस पर कि अगर P680 है तो लाइट या तो 680 नैनोमीटर या उससे कम वेवलेंथ से एक्टिवेट होगा। P700 है तो P700 या तो 700 नैनोमीटर या उससे कम। इसका मतलब यदि आपने 690 नैनोमीटर की लाइट दे दी तो आप 680 से तो ऊपर निकल गए, 680 एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन क्या अब भी P700 एक्टिवेट हो जाएगा? यस। तो आप नॉन साइक्लिक चला पाएंगे ना, क्योंकि 680 तो काम ही नहीं कर रहा है, दोनों फोटो सिस्टम चाहिए नॉन साइक्लिक को। लेकिन अकेला PS1 एक्टिवेट हो जाएगा, यस। तो क्या चला पाएंगे आप? साइक्लिक चला पाएंगे। NCERT ने ये पॉइंट लिया है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये नेचर में होता नहीं है, क्योंकि नेचर सिंगल वेवलेंथ की लाइट थोड़ी देता है, नेचर तो मिक्स लाइट देता है। तो ये लिख तो दिया NCERT ने, पर ये नेचुरल पॉइंट नहीं है, ये केवल लेबोरेटरी का ही पॉइंट है। नेचर में तो वही आएगा जो मैंने लिखा है ऊपर। यदि स्ट्रोमा में पर्याप्त NADP+ ना हो तो मैंने सही कहानी लिखी है, दोनों का उपयोग करेंगे, सवाल बनेगा आपका एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस किन परिस्थितियों में चल रहा है? स्ट्रोमा लैमेली केवल साइक्लिक, ग्रेना मोस्टली नॉन साइक्लिक। कब साइक्लिक चल सकता है? या तो NADP+ पर्याप्त ना हो या रेड लाइट दी गई हो 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ की। ये कहानी आ गई। हाँ, समरी भी देता हूं दिमाग में बैठाने के लिए कि क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां ये एक छोटा सा नोट लिया जो आपने अभी तक प्रोडक्ट बनाए उनके बारे में। लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस एस्यूमुलेटरी पावर, ये शब्द आता है। एस्यूमुलेटरी पावर किसको मिलाकर कह लें? ATP और NADPH2, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एस्यूमुलेटरी पावर। इसमें से जो अकेला NADPH2 है ये रिड्यूसिंग पावर भी कहलाता है, यह रिड्यूसिंग पावर भी कहलाता है NADPH2, क्योंकि इसके पास किसी को हाइड्रोजन देने की एबिलिटी है। यह हाइड्रोजन लेके आया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिए हैं, अब जिसको हाइड्रोजन देगा तो उसको रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन देने की एबिलिटी है, तो जिसको हाइड्रोजन देगा उसको रिड्यूस करेगा, जो आगे काम आएगी। ATP तो आप जानते हैं एनर्जी करेंसी है। ये एस्यूमुलेटरी पावर कहां उपयोग होगी? डार्क रिएक्शन में। कहां उपयोग होगी? डार्क रिएक्शन में उपयोग होगी। छोटा सा कनेक्शन अगर मैं इनका आपको बनाकर दिखाऊं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चल रहा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ने लाइट की एनर्जी यूज की और क्या उपयोग की है, रिजल्ट लिखूंगा मैं। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्या यूज किए? NADP प्लस। क्या बनाया? NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन किया।
इनको कौन यूज करेगा? इनको यूज करेगा डार्क रिएक्शन। इनका यूजर है। यहां NADP+ में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हाइड्रोजन देने वाला कौन है? वाटर है। हाइड्रोजन देने वाला कौन है? वाटर है। हाइड्रोजन उधर चला गया, हाफ फोटो रिलीज दिखा दी मैंने। पहले प्रोटॉन की फॉर्म में गया था, अल्टीमेटली NADP+ ने ले लिया स्ट्रोमा में जाने के बाद, तो ये NADPH2 बन गया। अब ये इनको यूज करेगा। जब ये इनको यूज करेगा तो ये ATP से एनर्जी लेकर वापस इसको तोड़कर क्या बना देगा? ADP + IP। NADPH2 से हाइड्रोजन ले लेगा, वापस क्या बना देगा इसको? NADP+। हाइड्रोजन और एनर्जी लेकर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन और एनर्जी लेकर ये CO2 भी साथ में यूज करेगा और इससे बनाएगा ग्लूकोज। आप कहेंगे ना इतनी देर से फोटोसिंथेसिस चल रहा है सर, वो इक्वेशन में CO2 लिखी थी, ग्लूकोज लिखा था, वो तो कहीं है ही नहीं। आएगा आएगा आएगा। ऐसे कनेक्शन है। ये कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी दिमाग में बैठाना। लाइट रिएक्शन यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी थ्रू साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। दे प्रोड्यूस ATP एंड NADPH2। नॉन साइक्लिक ने दोनों बनाए थे, साइक्लिक ने केवल ATP बनाया था। दीज ATP NADPH2 आर यूज्ड बाय डार्क रिएक्शन, जो आप आगे पढ़ेंगे। दे ऑल्सो यूज CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। हाइड्रोजन यहां से लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, एनर्जी यहां से ली और इनको तोड़ के वापस इसका NADP+ बना दिया और उसको वापस दे दिया। यही कहानी चलती रहती है इनके बीच में, यही रोटेशन चलता रहता है। इसी से फोटोसिंथेसिस चल रहा है। ये मेथड है इनके कनेक्टिविटी का और इसका डिटेल आगे आएगा। पर उससे पहले दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या है? ये टर्म है क्वांटम रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल शॉर्ट में लूंगा, मतलब मेरा टारगेट उसको कोई बहुत फैलाना नहीं है। ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर इसका एप्लीकेशन काम आएगा आपके, क्योंकि NCERT क्वांटम रिक्वायरमेंट शब्द नहीं देता है। पर हाँ, आपका क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस में सामना होगा। वर्तमान में हमारी संभावना कम लगती है हमें, पर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, वहां से लर्निंग आएगी आपको। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या मीनिंग क्या है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए लाइट के जितने क्वांटा चाहिए, फोटॉन्स का जो बंडल होता है लाइट के, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप फिजिक्स में? क्वांटा। सिंगुलर है तो क्वांटम, प्लूरल है तो क्वांटा। जितने क्वांटा चाहिए वही कहलाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए जितने क्वांटा चाहिए वो कहलाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। पहले आंसर याद करना है कि वैल्यू कितनी है? 8 क्वांटा। कैसे आई वो भी बताऊंगा, पर टोटल मैंने कहा ना डिटेल आपसे पूछने के चांस कम है, तो आंसर याद होना चाहिए पहले। तो 8 क्वांटा, 8 क्वांटा लगेंगे। कैसे लगेंगे इस पर भी ध्यान देंगे। ऑक्सीजन रिलीज किस में हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। इसका मतलब इस पॉइंट का संबंध किससे है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस से। उसका बहुत सिंपल सा हिस्सा ड्रॉ करूंगा। ये PS2, यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में लूंगा पहले। ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। फिजिक्स बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में 1 क्वांटम लाइट लगेगी। फिजिक्स कहती है एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स 1 क्वांटम। अब इसके बाद डाउनहिल मूवमेंट होगा। फिर यहां पर दोबारा से एक्साइटेशन होगा PS1 पर, फिर से क्या लगेगी? लाइट लगेगी। और एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए फिर से 1 क्वांटम, फिर से 1 क्वांटम, और ये एक्साइटेशन और फिर डाउनहिल, ये 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा प्रोसेस चलाने के लिए कितनी बार एक्साइटेशन हुआ? 2 बार। एक बार PS2 से,
एक बार PS1 से। एक एक्साइटेशन में कितने क्वांटम? एक। सिंगल क्वांटम। मतलब नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पूरा पाथ कवर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेस 2 क्वांटा। एक बार एक्साइटेशन। हर एक इलेक्ट्रॉन को डिमांड है कितने क्वांटा की? 2। एक बार PS2 पर, एक बार PS1 पर। तो याद कर लेना अच्छे से, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिमांड कितने क्वांटा? 2। ये लिखा मैंने। ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड twice in non-cyclic process. Therefore 2 quanta per electron required. हर एक इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कितने क्वांटा चाहिए? 2 क्वांटा चाहिए। अब याद करो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या कहा था एक बार, एक O2 के संदर्भ में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे? 4। हाफ O2 पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक O2 के संदर्भ में 4 इलेक्ट्रॉन। वही पॉइंट यूज किया। फॉर 1 O2 रिलीज फ्लो ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब छोटे बच्चे वाली बात बच गई। एक इलेक्ट्रॉन 2 क्वांटा और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 8 क्वांटा। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान रखना इससे रिलेटेड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के नॉन साइक्लिक प्रोसेस के फ्लो में कितने टोटल क्वांटा? 2। एक O2 रिलीज में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो? 4। 2 NADPH2 बनाए थे एक O2 पर। हाफ O2 पर 1 NADPH2, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक O2 पर 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो, 2 NADPH2। और क्वांटा लग गए कितने पर O2 रिलीज? 8 क्वांटा। ये पॉइंट बन गया। अब इससे आसान इसका उल्टा आएगा। पहले ये रख लो अच्छे से। एक O2 रिलीज में कितने क्वांटा यूज हुए? 8। एक O2 रिलीज में कितने क्वांटा यूज हुए? 8। आ गया उल्टा पॉइंट। क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या है? ये शब्द, ये जो टर्म यूज होता है, ये है पर क्वांटम लाइट का कितना रोल है, कितने O2 को रिलीज करता है। भैया 8 क्वांटा ने मिलकर एक O2 रिलीज की, तो उसमें पर क्वांटम की कितनी हिस्सेदारी आ गई? 1/8। छोटे बच्चे वाली बात। 8 क्वांटा ने मिलकर एक O2 रिलीज की, तो एक क्वांटम के हिस्से में कितना कंट्रीब्यूशन, कितनी यील्ड? 1/8। ये लिखा है। O2 मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट। एक क्वांटम के संदर्भ में कितनी O2 रिलीज हुई? इट इज 1/8। एक हिस्से में 1/8 आया, या 1/8 इंटू 100। परसेंटेज में लिखना हो तो 12.5% आ गया, या तो 1/8 आएगा लिखा हुआ डायरेक्ट, या 12.5%। ये पूरी स्टोरी नॉन साइक्लिक प्रोसेस प्लस साइक्लिक प्रोसेस, फिर उससे संबंधित 2 छोटे छोटे टर्म, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। ये लाइट रिएक्शन से संबंधित होते हैं, जिन पर थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये सारी की सारी कहानी बता दी। नॉन साइक्लिक प्रोसेस ने PS2 PS1 दोनों का उपयोग किया था। O2 रिलीज की थी, NADPH2 बनाया था, ATP बनाए थे। साइक्लिक प्रोसेस ने केवल PS1 उपयोग किया, कोई वाटर उपयोग नहीं किया, कोई NADPH2 नहीं बनाया, ग्रेडियंट बनाया, ATP बनाया। ATP प्लस NADPH2 टुगेदर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर, विच इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। और उसके बाद ये 2 पॉइंट ले लिए, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड के। लाइट रिएक्शन में टेक्निकली बहुत दावपेच है, लेकिन मैंने सारे बताए हैं। मतलब जो मैंने बता दिया, मतलब ये वो वाली कहानी है कि मेरे से दावपेच सीख कर भी क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर कोई मजा नहीं है। सारे दावपेच बताए आपको। अब किसी की ऐसा क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें से जो आपसे बच के निकल जाए। पढ़ना ध्यान से, बस सारी चीज़ें सिखाई हैं आपको, मन से उसको पढ़ेंगे, सब बनेगा आपसे। रिवीजन चाहिएगा इसको, इस बात को फिर बोल दे रहा हूँ। इट विल रिक्वायर रिवीजन। NCERT भी पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे लेक्चर को ध्यान से, बढ़िया रिवीजन होगा तो कोई क्वेश्चन आपको बीट नहीं कर पाएगा। यू विल कॉन्कर देम ऑल।